गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, डेट है आज की 15 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में। थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप लोग ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने टोटल 17 गोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें SDG 1 नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ऐसे टोटल आपको 17 गोल्स देखने को मिल जाते हैं। अब फोकस ये है कि 2030 तक हम इन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। इनके फर्दर आगे टारगेट्स भी आप जानते होंगे, राइट। अब ये तो है, हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें इस चीज को अचीव करना है, सही बात है। पर आप नोटिस करेंगे कि हमारी अलग अलग स्टेट्स इनमें कैसा परफॉर्म कर रही हैं, वो भी तो जानना जरूरी है ना। क्योंकि देखो, अगर इंडिया को अचीव करना है, इसका मतलब इंडिया अचीव करने का अर्थ यही है कि हमारे यूपी को भी करना पड़ेगा, पंजाब को भी करना है, मणिपुर को भी करना है, महाराष्ट्र को भी करना है, तमिलनाडु को भी करना है, राइट। तो हमारी सभी स्टेट्स, हमारी यूटी को भी ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। अब उसी चीज की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए हमारा जो नीति आयोग है ना, उसके द्वारा 2018 के अंदर एसडीजी इंडिया इंडेक्स को लॉन्च किया गया, ताकि एक तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें अचीव करने हैं ना, इनके लोकलाइजेशन एफर्ट्स हम देख पाएं कि हमारी स्टेट्स, हमारी यूटीज कैसा काम कर रही हैं, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आपस में एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं। तो एक अच्छे से एनालिसिस हो जाता है। तो इस बार ना यहाँ पे 2023-24 का एसडीजी इंडिया इंडेक्स हमारे सामने आ चुका है। ये चौथा एडिशन हमें एसडीजी इंडिया इंडेक्स का देखने को मिला। पहला एडिशन 2018 में आया, फिर 19-20 में, फिर 20-21 में। उसके बाद काफी टाइम के बाद 23-24 एडिशन हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे, सर ये 71 क्या है? देखो, ये दरअसल में स्कोर है। जितना स्कोर हमारा 100 के पास में होगा ना, मतलब उतना हम बढ़िया काम कर रहे हैं एसडीजी गोल्स को अचीव करने के लिए। 2018 में जब शुरुआत करी थी, तब ये स्कोर हमारा 57 था। बढ़ते बढ़ते अब हम 71 तक यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारी ग्रोथ हो रही है। अब बात करें, देखो कौन सी स्टेट बढ़िया कर रही है, कौन सी स्टेट खराब कर रही है, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि उत्तराखंड, केरला, ये टॉप के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी। इंडिया का एवरेज स्कोर 71 है, पहले से +5 इंप्रूवमेंट हुआ है। पर अगर हम बात करें झारखंड और बिहार की, ये दो स्टेट्स हैं जिनको अभी काफी काम करना बचा हुआ है। यानी कि लोएस्ट में ऊपर आपको बिहार और झारखंड देखने को मिल जाएंगे, टॉप के ऊपर आपका केरला एंड उत्तराखंड आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, बेसिकली स्टेक होल्डर्स, स्टेट्स, यूटीज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और अन्य मिनिस्ट्रीज, यूएन एजेंसीज के साथ मिलकर कंसल्टेशन के माध्यम से इसको बनाया गया है। तो 113 इंडिकेटर्स के क्रॉस प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखो, वैसे तो टोटल 17 गोल्स हमारे पास होते हैं, एसडीजी गोल्स हमारे पास टोटल 17 है। पर जो 17th वाला है ना, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यहाँ पर बात ना दरअसल में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की होती है। तो यार, ये तो स्टेट्स के लिए उतना पॉसिबल है नहीं। तो हमारे यहाँ पे ना जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, तो उसमें 17th वाले को हम कंसिडर नहीं करते, बाकी 1 to लेके 16 को सबको कंसिडर किया जाता है। तो इन 16 गोल्स के ऊपर यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्रैक करी जाती है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, 100 0 से लेकर 100 तक का स्कोर होगा। 100 का जितना स्कोर पास में होगा, मतलब हम उतना बढ़िया यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना आप एक और भी यहाँ पे इमेज देख पा रहे होंगे। ये अलग अलग गोल्स की रिगार्डिंग है, एसडीजी 1 से लेकर 16 सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक जो कंसर्निंग बात है ना, वो है हमारी जेंडर इक्वालिटी के रिगार्डिंग। ये देख लो रेड कलर, ये रेड कलर पता क्या शो करता है कि यहाँ पर हमारा स्कोर अभी 50 से भी कम है। जहां पर ग्रीन शो कर रहा है, ग्रीन का मतलब है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 65 से 99 स्कोर है। एंड जहां पे अगर ब्लू है, जो तो अभी है नहीं, वहां पे मतलब 100% अचीव कर लिया है। पर आप नोटिस करो, ग्रीन भी हम काफी जगह पे कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में हम अच्छा कर रहे हैं। पर जेंडर इक्वालिटी अभी भी हमारा 50 से कम स्कोर है, 49 यहाँ पे स्कोर देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें अच्छा करना है। जीरो हंगर वाले के अचीव करने में भी बहुत काम बचा हुआ है। क्वालिटी एजुकेशन हो गया, एंड साथ ही साथ इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करना अभी बचा हुआ है, खासकर आपका जेंडर इक्वालिटी का काम। ठीक है, तो बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छा काम किया भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउसिंग के अंदर पीएम आवास योजना ने मदद करी है, आयुष्मान भारत ने हेल्थ में इंप्रूवमेंट करी है, जल जीवन मिशन हो गया, ये सभी चीजों ने काफी इंप्रूवमेंट में हमारी मदद करी है। तो आप नोटिस करोगे, ठीक है ना। तो हेल्थ हो गया, सैनिटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इनमें अच्छा काम किया है, पर अभी और काम करने की जरूरत है। तो फ्रंट गोल्स में अगर हम बात करें, तो नो पॉवर्टी में अच्छा काम किया है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे हो गया, आपका क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग हो गया। ये सब चीज़ों ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पे दिखाई है। पर मैंने आपको कुछ एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट भी बता दिए। इन चीज़ों को ना आप अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हो, बाकी यूपीएससी भी आपसे प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछ सकता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया ही है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे,
तो काफ़ी सारी ऐसी स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स हैं हमारी और यूटीज जो कि फ्रंट रनर कैटेगरी में आ गई हैं, यानी कि उनका स्कोर 66 से ऊपर चला गया है। तो इन स्टेट्स ने भी इंप्रूवमेंट दिखाई है एज कम्पेयर टू जो पिछले बार का रैंकिंग थी। जैसे आप इस मैप में भी अगर आप ग्राफ में देखना चाहो तो आप नोटिस करोगे लगभग पूरा इंडिया ही यहाँ पे ग्रीन में देखने को मिल जाएगा। कुछ एक एरियाज जहाँ पे येलो है ना, इनको अभी और इंप्रूव करना है, जैसे इसमें झारखंड बिहार हो गया, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट की 2 स्टेट्स हो गया, इनको काम करना है। पिछले बार के कंपैरिजन में काफी जगह येलो था, पर बाकी स्टेट्स ने काम करके अपने आप को फ्रंट रनर की कैटेगरी में ले आए हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग। बाकी स्टेट से भी यही अपेक्षा रहेगी कि आने वाले समय में वो भी और बढ़िया काम करके वो भी फ्रंट रनर की कैटेगरी में चले जाए। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है एग्री श्योर के बारे में। एग्री श्योर की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। तो भारत सरकार के द्वारा ये प्लान है इस चीज को इंट्रोड्यूस करने का। दरअसल में जैसे हम बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योर, जब ये एंटरप्रेन्योर आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने लग जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं एग्रीप्रेन्योर। तो दरअसल में सरकार का फैसला ये है कि हम चाहते हैं हमारे जो एग्रीप्रेन्योर है ना, इनको हम यहाँ पे सपोर्ट करें। तो इसके लिए सपोर्ट कहाँ से लगेगी सर? सपोर्ट लगेगी फंडिंग की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 750 करोड़ तक का यहाँ पे फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें से 250 करोड़ जो पैसा होगा वो नाबार्ड देगा, 250 करोड़ जो पैसा होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर देगा, एंड उसके अलावा जो 250 करोड़ होगा वो और इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे रेस किया जाएगा। तो इस फंड के माध्यम से होगा क्या? एग्रीकल्चर इनोवेशन को प्रमोशन किया जाएगा, आपके और फार्म प्रोड्यूस के वैल्यू चेन को इंप्रूव करेंगे, बेसिकली टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी स्टार्टअप्स इस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो और अच्छा काम करें, आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस लेकर आ पाएं, ठीक है ना। हमारे एफपीओस जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको यहाँ पे कुछ फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करें, या फिर उनको कुछ मदद वगैरह चाहिए होती है तो वो प्रोवाइड की जा पाए। साथ ही साथ यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे और बेटर कर सकते हैं, एंड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे डेवलप बेहतर कर सकते हैं रूरल एरियाज के अंदर, दैट इज द फोकस। अब एक जो सवाल यूपीएससी यहाँ से पूछ सकता है वो ये है कि इस फंड को आखिर मैनेज कौन करेगा? द आंसर इज इसको मैनेज किया जाएगा नैब वेंचर्स के द्वारा। दरअसल में नाबार्ड की ही ये होली ओन्ड सब्सिडरी हमें देखने को मिल जाएगी जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि 10 साल के लिए फंड को स्ट्रक्चर मतलब कि ऑपरेट करने के लिए कहा गया है, जिसको आगे जाके फिर फर्दर एक्सटेंशन भी दिए जा सकते हैं, बट अभी के लिए 750 करोड़ का ये फंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यही इसी के साथ ही ना दरअसल में बात हुई एक हैकाथॉन की। अब आप लोग हैकाथॉन समझते होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए एक कई बार ना हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करी जाती है। उसके माध्यम से कुछ लोग, कोई भी एक प्रॉब्लम होती है तो अलग अलग लोग दिन भर रात भर काम करते हैं एंड उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ इनोवेटिव सा कुछ सोल्यूशन लेकर आ पाए। तो सेम चीज यहाँ पर ना एग्री श्योर ग्रीनाथॉन 2024 हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फोकस यही है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्मार्ट एग्रीकल्चर की, ठीक है ना, कि इतने हमारे पास एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं पर कहीं ना कहीं हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो इस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं कर पाते। तो किस तरह से ये जो एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की बहुत हैवी कॉस्ट होती है उसको हम कैसे टैकल कर पाएं, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए कैसे अफोर्डेबल हो पाए, तो ये एक हमारा हैकाथॉन इसके लिए करवाई जा रही है। उसके साथ ही साथ हमारा जो एग्री वेस्ट है उसको कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि उसके माध्यम से हम प्रॉफिटेबल वेंचर्स लेके आ पाए। बेसिकली वेस्ट टू वेल्थ को कैसे हम एग्रीकल्चर में और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए हैकाथॉन है। एंड प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें जो हमारे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है ना, उसको हम कैसे उसके लिए क्या टेक्निकल सोल्यूशन हो सकते हैं, ये सभी हैकाथॉन्स यहाँ पे कंडक्ट करवाई जा रही हैं अंडर एग्री श्योर ग्रीनाथॉन 2024। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है नासास चैपेई प्रोजेक्ट के बारे में। पहले इसकी एक बार फुल फॉर्म समझ लो चैपेई के बारे में। दिस स्टैंड्स फॉर क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग प्रोजेक्ट। देखो आप लोग ना मार्स के बारे में जानते होंगे, ठीक है, मार्स हमारा प्लेनेट जो 4th प्लेनेट हमें देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं मार्स प्लेनेट की बात करूँ ना, तो देखो आप मार्स का टेम्परेचर देखो, जैसे मार्स के ऊपर टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -153 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स, खड्डे वगैरह, वॉल्केनोज, कैनियंस देखने को मिल जाते हैं, सारे के सारे रेड डस्ट में कवर रहते हैं। प्लस इसका सरफेस बहुत ही रॉकी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विंड से डस्ट स्टॉर्म्स काफी आ जाते हैं, ठीक है ना, तो कई बार अर्थ से भी विजिबल हो जाते हैं टेलीस्कोप के माध्यम से। बाकी अगर हम बात करें मार्स की ग्रेविटी की तो 1/3 ग्रेविटी हमें देखने को मिल जाती है। धरती के कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर काफी थिन है, यहाँ पे 95% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 1% से भी कम ऑक्सीजन है। बाकी साथ में अगर हम बात करें जो मार्स के ऊपर एक दिन होता है वो धरती से थोड़ा सा ज्यादा होता है 24.6 आवर्स, एंड जो ईयर होता है एक साल होता है वो 687 अर्थ डेज लॉन्ग होता है। अब ये बातें तो आपको ना समझ आ गई होंगी यार, जो मार्स है और जो अर्थ है इनके बीच में काफी ज्यादा अंतर है, चाहे टेम्परेचर, सरफेस, एटमॉस्फेयर या टाइम की बात कर लो।
ठीक है। अब हमारे यहाँ धरती से अलग अलग एक्सप्लोरर्स जाते हैं मार्स पे, मार्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम ऐसी कोशिश करते हैं कि मार्स को एक्सप्लोर करें, बहुत सारे हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तो आप नोटिस कर रहे हो कि जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे गए हैं, क्या उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आता होगा? बिल्कुल आता है। बहुत सारे चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ेंगे जब ऐसे टेम्परेचर में, ऐसे सरफेस में काम करना पड़ेगा। तो नासा ने पता क्या किया? नासा ने ना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, इसीलिए नासा चापे प्रोजेक्ट। इसके माध्यम से क्या हुआ? इसके माध्यम से ना आपके जो एस्ट्रोनॉट्स थे, उनको लंबे समय के लिए कहाँ पे रखा? एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो बिल्कुल मार्स की तरह था, ताकि पता लग पाए कि भाई जब लंबे समय के ऊपर आप मार्स के ऊपर होते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, उसका हमें डेटा मिल पाए, ताकि आगे जब हम फ्यूचर में एक्चुअल में लोगों को मार्स के ऊपर लेकर जाएं तो उनकी इंपैक्ट उनकी लाइफ के ऊपर क्या आएगा, ये हम पता कर पाएं। तो यही है नासा का चैपे प्रोजेक्ट, क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग प्रोजेक्ट। तो डेटा मिलेगा यहाँ पे, ताकि हम ना मार्स के एटमॉस्फेयर को समझ पाएं, उसका लोगों के ऊपर इंपैक्ट क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर इंपैक्ट क्या होता है। तभी हम उसको इंपैक्ट को समझेंगे, तभी उसको काउंटर करने के तरीके बनाए जा पाएंगे। यही है आपका नासा का चापे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ध्यान रखना ये इसरो का नहीं है, दिस इज नासा का ही ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है स्क्वालस हिमा के बारे में। दरअसल में जो ZSI है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके द्वारा एक नई स्पीशीज डीप वाटर डॉग फिश शार्क की यहाँ पे हमारे सामने आई है, जिसका नाम है स्क्वालस हिमा। दरअसल में ना आप देखो, फिश के बारे में जानते होंगे, फिश के यहाँ पे आप डॉर्सल फिन्स आप देख पाओगे, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो डॉर्सल फिन्स आपको देखने को मिलते हैं फिश के अंदर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर ये जो शार्क, डॉग फिश शार्क का एक जीनस है आपका स्क्वालस हिमा, यहाँ पर ये आपके डॉर्सल फिन्स बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, एंड यही इनका सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये वाला पॉइंट तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि इनको आइडेंटिफाई ही उसी चीज़ से किया जाता है। तो डॉर्सल फिन्स यहाँ पे आपको बहुत ही स्मूथ देखने को मिल जाएंगे। पहली बार हमें ये नई स्पीशी यहाँ पे देखने को मिली है, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डिस्कवरी हो जाती है। कहाँ देखने को मिली है? केरला के अंदर, ठीक है ना, इन अ फिशिंग हार्बर इन केरला अलोंग द अरेबियन सी। बाकी देखो, स्मूथ डॉर्सल फिन्स तो मैंने आपको बता ही दिया, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर इनका छोटा माउथ होता है, ठीक है ना, एंगुलर माउथ आपको इनको देखने को मिल जाएगा, एंगुलर शॉर्ट स्नाउट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं आपको इसके बारे में जो आपको जानने चाहिए थे। बाकी एक्चुअल में ना ये वाली स्पीशीज तो बिल्कुल नहीं है, पर इसके सिमिलर जैसी स्पीशीज जो कि आपकी डॉग फिश शार्क्स की आपको देखने को मिलती हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, एंड उनमें ना बहुत ज़्यादा हैवी लेवल के ऊपर वो थ्रेटेंड फील करती हैं। क्यों फील करती हैं थ्रेटेंड? क्योंकि ये जो आपकी मैं बात कर रहा हूँ डॉग फिश शार्क की, इनको दरअसल में इनके लिवर ऑयल के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये जो लिवर ऑयल है, ये आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, आपके कॉस्मेटिक्स के अंदर एंड एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए यहाँ पे बनाया जाता है। उस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड इनकी रहती है। तो जो डॉग फिश शार्क्स है ना, इनको अक्सर यहाँ पे हमें देखने को ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि इनको कैप्चर किया जा रहा है, इनको मारने की कोशिश करी जा रही है, इनकी पॉपुलेशन के ऊपर खतरा हो जाता है। अभी ऐसी सभी न्यूज़ के अंदर ही हमें एक नई स्पीशीज इनकी देखने को मिली है डॉग फिश शार्क जीनस की, जिसका नाम है स्क्वालस हिमा। तो ये नाम आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, एंड ये भी ध्यान रखना कि इनको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है, इनके जो स्मूथ डॉर्सल फिन स्पाइन्स होते हैं उनके माध्यम से। साथ ही साथ आप ZSI के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ZSI के साइंटिस्ट ने ही इस पर्टिकुलर नई स्पीशीज को यहाँ पे डिस्कवर किया है। दरअसल में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ही एक सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसको 1916 के अंदर फाउंड किया गया था। बाकी अगर हम बात करें इंडिया के, जो इतना सारा फौना हमें देखने को मिलता है, इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसके बारे में नॉलेज इंक्रीज करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर की तरह ये काम करता है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएंगे। बाकी देश भर में इसके अलग अलग 16 रीजनल स्टेशन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 के बारे में। दरअसल में जब हम बात करते हैं ना एक्सरसाइज पिच ब्लैक की, तो ये जो एक्सरसाइज है दरअसल में ये ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है। अब ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। आज के समय अगर हम बात करें ना, तो 20 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें से एक आपका इंडिया भी है। टोटल आप नोटिस करोगे ना, इनमें 140 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। ध्यान रखने वाली बात ये, एक बाइनियल एक्सरसाइज, बाइनियल मतलब ये 2 साल के बाद यहाँ पे होती है, विच इज होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स।
अब ये नाम सर पिच ब्लैक ही यहाँ पे क्यों पड़ा इसका? देखो पिच ब्लैक नाम आप समझ सकते हो डार्क को डिनोट करता है, तो दरअसल में इनका फोकस रहता है नाइट टाइम फ्लाइंग ऑपरेशंस के ऊपर, कि कुछ ऐसे रीजन्स जो बिल्कुल जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते वहां पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसका नाम है एक्साइज पिच ब्लैक। अब भारत की तरफ से जो इंडियन एयरफोर्स का कंटिजेंट है वहां पर से मतलब आप नोटिस करोगे 150 से भी ज्यादा लोग स्किल्ड एयर वॉरियर्स हमारे यहाँ पे गए हैं, जिसमें पायलट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, टेक्नीशियंस, कंट्रोलर्स, ये सब हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर हमारा जो सुखोई Su-30 MKI मल्टी रोल फाइटर हो गया, साथ ही C-17 ग्लोब मास्टर हो गया, IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ही आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया की तरफ से इनका पार्टिसिपेशन। तो डेफिनेटली बहुत सारे जब इतने सारे देश होते हैं, 20 से भी ज़्यादा देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे को काफ़ी मदद करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया तो है ही है, तो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हम कैसे मिलकर आपस में ऑपरेशन कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर एक दूसरे से सीखेंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात करें देखो भारत की, भारत ने 2018 में 2022 वाले एडिशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट ऑलरेडी किया था इंडियन एयरफोर्स ने। तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की जो एक्सरसाइज जो जुलाई 12 से लेकर 2 अगस्त तक चलने जा रही है, तो इंडिया का पार्टिसिपेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है ना, उसके द्वारा यहाँ पर इस पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2024 को होस्ट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों आते हैं कुछ अपने मेंस के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर आपके लिए मैं 2 क्वेश्चंस लाया हूं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, सॉरी अगर मैंने मेंस का बोल दिया शायद। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2023 में ये यूपीएससी ने पूछा था। एक क्वेश्चन आपके लिए और है, ठीक है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इसके अलावा सैटरडे मैंने जो आपको 2 होमवर्क दिए थे काफी आसान थे, क्योंकि इनको हमने डिस्कस ही कर लिया था। जीका वायरस तो हमने सैटरडे डिस्कस भी किया था, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमने बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस किए थे कि जो आपका एडिस स्पीशीज है ना मॉस्किटो की, वही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। वही आपका चिकनगुनिया को भी यहाँ पे और बाकी और चीज़ों को भी यहाँ पे, डेंगू हो गया, उनको भी यहाँ पे इसके द्वारा ही यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है। और साथ ही साथ जीका वायरस का ट्रांसमिशन डेफिनेटली सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैंने आपको कुछ पूछा था, ये कुछ नाम है कोरकई, मचूरी, ठीक है, पोम्पुहार, ठीक है। आई नो थोड़ा स्पेलिंग शायद मैं वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन में गलत बोल रहा हूँ, बट ये पोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा फेमस आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड यूपीएससी ने ना बहुत ही जो फेमस पोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक बार नहीं मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आज ऐसे आपको जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना यूपीएससी में, थोड़े से वो भी आपको इनका अच्छा आइडिया होना चाहिए। इसी तरह से अगर बात करूं, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर मुझे आप ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म के अंदर नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसके अलावा सैटरडे को जो होमवर्क दिया था एक जीका वायरस का था, तो बिल्कुल जैसे मैंने अभी भी बताया, तो बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है प्रेगनेंसी के समय बेबीज को, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सार्क के अंदर देखो आपका चाइना नहीं आता, तो सेकंड इज आपका इनकरेक्ट। इसके अलावा ME डेविस प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि ये मेडिकल डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन के लिए है, सो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें, ये आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, तो चौथा भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।